हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम नियम का कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया था। कूलाम का नियम क्या होता है कि जो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच उनके बीच की दूरी और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी हमारे पास सूत्र आया था कूलाम के नियम का F इक्वल टू के, यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसका सदिश निरूपण करने जा रहे हैं। तो बात यहाँ आती है कि इसके सदिश निरूपण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके सदिश निरूपण, क्योंकि जो बल है वो एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखेंगे कि कैसे इसका सदिश निरूपण करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O से, ये निर्देश तंत्र जो होता है x y z, इस निर्देश तंत्र में हमने मूल बिंदु जो है, यहाँ ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से एक r1 एक आवेश रखा हुआ है Q1 जिसका स्थिति सदिश है R1। ठीक है, और एक Q2 आवेश रखा हुआ है जिसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से, और R1 स्थिति सदिश हो गया, और इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो ये है। तो इस दिशा में एक बल लगेगा और इस दिशा में बल लगेगा। इस दिशा में जो बल होगा वो आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल होगा, और यहाँ जो बल लगेगा वो Q1 पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल होगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इधर जो बल लगेगा उसको लिखेंगे F21 वेक्टर, यानी आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल कितना हो गया F21। यहाँ आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो आवेश रखा हुआ है, इसका ये आवेश सब रखे हुए हैं वो किस में रखे हुए हैं, निर्वात में। कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में। सारी जो चर्चाएं कर रहे हैं वो निर्वात की कर रहे हैं। तो यहाँ इसका एक एकांक सदिश होता है, यहाँ पे Q1 आवेश के लिए इसका स्थिति एकांक सदिश होगा, वो होगा R12 कैप, और इधर एक एकांक सदिश होगा R21 कैप। इनका एकांक सदिश होता है इनका। ठीक है, सदिश निरूपण में यहाँ तक की जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 की, Q1 और Q2 के बीच, वो होगी R21। ये सदिश का त्रिभुज नियम जो होता है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम जो होता है, उसके आधार पर हम लिखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R21 वेक्टर इक्वल टू, इसको R21 बोलेंगे, और सदिश योग के त्रिभुज नियम से R21 वेक्टर किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी कैसे लिखा मैंने, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1। ये किससे आया, ये आया सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, ये सदिश योग के त्रिभुज नियम से आया। अब हम यहाँ पे बल की बात करते हैं कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल कितना है, F12। तो कूलाम के नियम के अनुसार, जो कूलाम का सूत्र F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर Q1 Q2 तो आवेश है, लेकिन ये R दूरी कितनी होगी, R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, R21 वेक्टर का होल स्क्वायर होगी। तो थोड़ी इसके लिए थ्योरी लिख देता हूं मैं, इस चित्र के बारे में क्या क्या है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके
इसको अपने नोट्स में उतार लेना। मैं एक बार इसको वापस से समझा रहा हूँ, देखना क्या कर रहे हैं हम। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने जा रहे हैं, क्योंकि बल जो है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हमने क्या किया। निर्वात के अंदर एक मूल बिंदु से अपनी इच्छा से एक Q1 आवेश ले लिया और एक Q2 आवेश ले लिया, जिनका स्थिति सदिश R1 सदिश है, इसका R2 सदिश है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उनका स्थिति सदिश हो जाएगा R21 वेक्टर, जो कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर सकते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि कूलाम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के सापेक्ष, ये Q1 आवेश है, इस पर इसके सापेक्ष लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होगा, तो वो होगा कूलाम के नियम का जो सूत्र पड़ा हुआ है F Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा F12 वेक्टर, इसको लिखने का तरीका ध्यान रख लेना, यह Q1 आवेश पर Q2 के सापेक्ष लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है R21 वेक्टर, और एकांक सदिश कितना है R12 वेक्टर, R कैप 12 ठीक है, ये जो R12 कैप है, ये जो R12 कैप, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना कैप, इसका मतलब है एकांक सदिश। इसका यूज हम आगे करेंगे। R12 कैप जो होता है R12 सदिश डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मोड। इस तरीके से ये आगे काम आएगा, ध्यान रख लेना इसको। इस तरीके से है क्या ये जो R12 कैप है, ये है R12 कैप सदिश, जो आपका सदिश है कौन सा R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। कैसा है, यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो R21 को हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या लिखा था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ जो मैं K की बात कर रहा हूँ, K निर्वात में है ना ये, तो 1/4πε0, सब जगह यहाँ पर भी K का मान 1/4πε0 आएगा। हमने शॉर्ट में करने के लिए क्या कर दिया, के लिख दिया और K का मान इधर साइड में लिख दिया कि 1/4πε0 होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं Q2 आवेश पर Q1 के सापेक्ष लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, वो होगा Q2 पर, यानी 2 पर 1 के सापेक्ष, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर हो जाएगा K, दोनों आवेशों का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का स्थिति सदिश, ये R21 वेक्टर, और एकांक सदिश क्या आएगा R21 कैप। जो R21 कैप क्या है, R21 कैप जो है वो स्थिति सदिश R21 की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। ठीक, एक मिनट, समझ में आया यहां तक। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। जो ये हम एकांक सदिश पढ़ रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर R12 कैप व R21 कैप, ये जो एकांक सदिश है वो आपस में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत कार्य करते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि R21 कैप बराबर है लेकिन विपरीत है, तो विपरीत के लिए माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस R12 कैप। ये आपको याद रखना, याद क्या रखना है, ये सदिश, ये त्रिभुजों का जो अपन वेक्टर सदिश पढ़ते हैं 11th क्लास में, सदिशों का निरूपण पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में भी आता है, तो उसके आधार पर लिखा हुआ है कि एकांक सदिश R21 कैप जो है वो बराबर होगा किसके, R12 कैप के, लेकिन विपरीत कार्य करेगा, इसके लिए माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसका यूज करते हुए हम समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, देखो ये जो सारी वैल्यू है, ये और ये सब क्या है, बराबर बराबर है। तो अगर मैं इसको इधर लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा, तो इससे इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, और ये R1 कैप 12 और ये बराबर बराबर आएंगे, लेकिन ये भी कटेंगे, क्योंकि अगर ये लिखा है ना मैंने R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप, ठीक। तो यहाँ अगर हम ये लिखेंगे बल, तो ये कट कट बराबर में समीकरण से, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का F12 कैप।
ठीक है, ये कट जाएंगे। इसकी बात रही r⁻², r⁻² किसके बराबर है, r⁻²1 के, लेकिन चिन्ह क्या है इसका, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर भी r⁻², यहाँ r⁻² r⁻² के बराबर आ गया, तो r⁻² कट जाएगा, लेकिन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह इसके साथ लग जाएगा। f⁻²1 इक्वल टू माइनस f⁻12 ये आ गया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दोनों आवेशों के आपस में लगने वाला जो बल होता है वो परिमाण में तो समान होता है, परंतु विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे कि ये बल तो इस दिशा में कार्य कर रहा है और ये बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इनके मान क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ये विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और ये 2 जो है वो कूलाम के नियम का क्या है, सदिश रूप है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर समान प्रकृति के आवेश है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है। इस तरीके से कूलाम के नियम का हमने सदिश निरूपण पढ़ा, और कूलाम के नियम में हमने जो भी सदिश, ये सदिश वेक्टर काम में आ रहे हैं, इनका यूज आप कर लेना। एक मैं आपको PDF लिंक भेज दूंगा, उसके ऊपर देख लेना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें।